हेलो, मैं कृष्ण माधव आप सबको इकोनॉमिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में बैंकिंग के संदर्भ में डिस्कस किया था। बैंकिंग के बारे में हमने बताया था बैंक के संदर्भ में कि बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिटर से डिपॉजिटेड अमाउंट को एक्सेप्ट करता है तथा नीडी व्यक्ति को लोन के रूप में प्रोवाइड करता है। हमने ये कहा था कि बैंक को दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं। एक को सेंट्रल बैंक के रूप में और दूसरा कॉमर्शियल बैंक के रूप में। किसी भी देश में एक सेंट्रल बैंक होता है जो सभी बैंकिंग सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को देखरेख करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और बाकी जितने भी बैंक्स हैं वो सब के सब कॉमर्शियल बैंक कहलाता है, सब के सब वाणिज्यिक बैंक कहलाता है, व्यापारिक बैंक कहलाता है। ये चीज हम लोगों ने पहले भी व्यापारिक बैंक में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सेंट्रल बैंक। कि सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है। आज इन्हीं चीजों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम छोटे से वीडियो में हम चाहेंगे इंटायर फंक्शन को हम कंप्लीट कर दें। जितना सिंपल से सिंपल मेथड हो, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज हो, उसका प्रयोग करते हुए मैं चाहूंगा कि सेंट्रल बैंक के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। आइए हम इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस बताया था कि सेंट्रल बैंक क्या है। सेंट्रल बैंक एक सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च वित्तीय संस्था है जो सभी बैंकों का बैंक है और जितने भी मौद्रिक संरचना है उस सबको देखरेख करता है, सबको व्यवस्थित करता है, सबको नियंत्रित करता है ना। इसीलिए हमने क्या कहा, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। एक देश के जितने भी बैंकिंग स्ट्रक्चर्स है, अर्थात बैंकिंग संरचना है, मॉनेटरी स्ट्रक्चर है अर्थात मौद्रिक संरचना है, उसका नियंत्रित करना, उसको चलाना, उसको निर्देशन करना जिस बैंक का काम है उस बैंक को कहते हैं सेंट्रल बैंक। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सभी बैंकों का बैंक है, इसलिए इसको बोलते हैं अपेक्स इंस्टीट्यूशन, सर्वोच्च संस्था, है ना। इसलिए हमने क्या कहा कि सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चंद शब्दों में। सबसे पहले 1844 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड सेंट्रल बैंक के फंक्शन के रूप में काम किया। 1844 ईस्वी में है ना, बैंक ऑफ इंग्लैंड फर्स्ट फंक्शन एज ए सेंट्रल बैंक इन 1844। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत की तरफ। भारत में 1934 के भारतीय रिजर्व अधिनियम के आधार पर अर्थात 1934 के इंडियन रिजर्व एक्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 में सेंट्रल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल बैंक का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस समय इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में था और 1937 में इसका हेड ऑफिस अर्थात केंद्रीय कार्यालय मुंबई में आ गया, जो आज तक मुंबई में ही इसका हेड ऑफिस है। अर्थात सेंट्रल बैंक का हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में है।
सेंट्रल बैंक को, भारत का जो सेंट्रल बैंक है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, उसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक, जो जब फर्स्ट ऑफ ऑल 1935 में जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उस समय फर्स्ट गवर्नर थे ओबोसोन स्मिथ, जो 1935 से 37 तक इसका फर्स्ट गवर्नर रहे। जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के टाइम में जो आरबीआई का गवर्नर हुए सर सीडी देशमुख जी हुए, और आज के समय में जो हमारे देश के जो गवर्नर है 2020 की बात करते हैं, वो श्री शक्तिकांत दास जी है। राइट, गवर्नर क्यों बोलते हैं यहां पर? क्योंकि आरबीआई का जो चीफ होता है, आरबीआई का जो हेड होता है, वो गवर्नर ही होता है। उन्हीं के अध्यक्षता में ही आरबीआई का कोई भी कार्य का संचालन होता है। जितने भी नोट इशूइंग हो रहे हैं, उस नोट इशूइंग पर गवर्नर का ही सिग्नेचर होता है ना? इसीलिए गवर्नर की पोस्ट होता है, सर्वोच्च होता है आरबीआई का। अब हम बात करते हैं उसके नेशनलाइजेशन पर भी हम बात कर लें कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1949 से पहले हमारे यहां जो सेंट्रल बैंक था वो सब निजी स्वामित्व के अंतर्निहित था। ये 1949 में सेंट्रल बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया, अर्थात नेशनलाइज किया गया, सरकार के अधीनस्थ किया गया। आगे आते हैं, हम बात करते हैं दूसरी तरफ कि ये पूरे जो सेंट्रल बैंक है, ये सेंट्रल बैंक को चलाता कौन है? तो सेंट्रल बैंक को चलाने के लिए एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना हुआ होता है, एक बोर्ड बनाता है, सेंट्रल बोर्ड बना हुआ होता है। उस सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं? एक होते हैं गवर्नर होते हैं, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर होते हैं, 10 जो मेंबर होते हैं अलग अलग सेक्टर से आए हुए, 10 जो गवर्नमेंट रिकमेंडेड मेंबर्स होते हैं, और 2 फाइनेंस सेक्रेटरीज होते हैं, और 4 जो होते हैं वह मेट्रो सिटी के लोकल बोर्ड के एक मेंबर्स होते हैं। मेट्रो सिटी का मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, यहां से का जो लोकल फाइनेंशियल बॉडी है, उस लोकल फाइनेंशियल बॉडी का एक मेंबर्स होते हैं, अर्थात 4 मेंबर। यानी हमने कहा एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, और 10 जो रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट, 10 डिफरेंट सेक्टर से आए हुए मेंबर्स, और 2 फाइनेंस सेक्रेटरीज, और 4 जो होते हैं लोकल बॉडीज ऑफ द मेट्रो टाउन। ये सब मिलकर 21 मेंबर्स मिलकर के यह पूरी तरीके से एक बोर्ड बन जाता है जो सेंट्रल बैंक को संचालित करता है। अब आइए फंक्शन पर हम बात करते हैं, सेंट्रल बैंक की फंक्शन पर, सेंट्रल बैंक के कार्य पर। सेंट्रल बैंक का जो कार्य है, सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, नोट जारी करने का बैंक। सेंट्रल बैंक ही नोट जारी करता है। 1 रुपए से अधिक जितने भी करेंसीज होते हैं, जैसे 2 रुपए का करेंसी हो, 5 रुपए का करेंसी हो, 10 रुपए का करेंसी हो, 20 रुपए का करेंसी हो, 50 रुपए का करेंसी हो, 100 रुपए का करेंसी हो, 200 रुपए का करेंसी हो, 2000 का करेंसी हो, जो भी करेंसी अगर प्रिंट किया जाता है, वह प्रिंट कहां से होगा? वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही प्रिंट किया जाता है। उसी का मोनो राइट होता है, उसी पर एकाधिकार होता है, वही नोट प्रिंटिंग का एकाधिकार प्राप्त करता है। और जो भी नोट प्रिंटिंग होता है, उस नोट प्रिंटिंग पर गवर्नर का सिग्नेचर होता है। राइट, इसलिए बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, ये इसका क्या, ये सेंट्रल बैंक क्या है? नोट जारी करने वाला बैंक के नाम से ये जाना जाता है। और यह नोट जब भी जारी किया जाता है तो एक सिस्टम होता है, वह सिस्टम का नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है कि जो भी नोट सेंट्रल बैंक जारी करेगी, उसके लिए उन्हें अपने पास 200 करोड़ रुपए का, यानी 115 करोड़ रुपया का सोना और 85 करोड़ रुपए का
फॉरेन मनी सिक्योर रखना पड़ेगा, तब उसके अगेंस्ट में जितना चाहे उतना नोट वो प्रिंट कर सकता है, बशर्ते कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति ज्यादा पैदा ना हो। इन चीजों को ध्यान में रख करके नोट को इशू किया जाता है। इसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल बैंक का काम होता है नोट जारी करना, करेंसी जारी करना। दूसरा काम बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जितने भी गवर्नमेंट है उसका खाता अपने पास खोलवाता है। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का खाता हो या स्टेट गवर्नमेंट का खाता हो, दोनों गवर्नमेंट का खाता कहाँ होता है? सेंट्रल बैंक में होता है। जिस प्रकार से हम अपना खाता कमर्शियल बैंक में खोलते हैं और वहां से वहीं अपना हम पैसा जमा करते हैं और वहीं से जब कभी भी हमें रिक्वायरमेंट होते हैं तो लोन भी हम लेते हैं, ठीक उसी तरह से सरकार सेंट्रल बैंक में खाता खोलती है, वहीं पर अपना पैसा जमा करती है और जब कभी भी सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वह लोन के रूप में वहां से वो ले लेती है। अर्थात लोन इशू कब होता है? जब बैंक गवर्नमेंट क्या करती है तो ट्रेजरी बिल देती है आरबीआई को और आरबीआई उस ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट में लोन देती है। इस तरीके से बैंकर टू द गवर्नमेंट का ये बैंकर के रूप में काम है, यानी पैसा का जमा करना और पैसा वहां से पैसा लेना गवर्नमेंट का काम होता है। किसके जरिए? सेंट्रल बैंक से ही वो सारा करता है, सेंट्रल बैंक से ही वो लेता है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ में ही सेंट्रल बैंक किसी भी तरह का काम करती है, ठीक है ना। फाइनेंशियल जो भी काम गवर्नमेंट का करेगी ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का खाता उसी में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का खाता या स्टेट गवर्नमेंट का खाता उसी में होता है और उसी के आधार पर उसका कार्रवाई होती है। ये टाइम टू टाइम सलाह भी देता रहता है, एडवाइजर के रूप में है। जब कभी भी इकोनॉमी की सिचुएशन इम्बैलेंसेज होने लगता है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की आ जाती है, स्थिति आ जाती है, या बूम की स्थिति आ जाती है, या बहुत ही मंदी की स्थिति आती है, तो कैसे देश को एक व्यवस्थित किया जाए, मॉनेटरी लेवल से कैसे ठीक किया जाए, कैसे जनरल प्राइस लेवल को बराबर ठीक किया जाए, इस सब पर एडवाइस लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक पर आधारित होता है ना। और उसे सेंट्रल बैंक के जरिए क्या कर दिया जाता है? सलाह लिया जाता है। दूसरा बैंकर्स टू द बैंक एंड सुपरवाइज, बैंकों का यह बैंक है, सभी बैंकों का सुपरवाइज करना, सभी बैंकों का नियंत्रित करना, सभी बैंकों का कंट्रोल करना, इसका काम होता है, सेंट्रल बैंक का काम होता है। सेंट्रल बैंक ही क्या करती है? बैंकों को रिकॉग्नाइज करती है, बैंकों को एफिलिएट करती है ना, बैंकों को एफिलिएट करती है। किसी कारण से बैंक अगर सेंट्रल बैंक की मांग को नहीं मानता है तो उस कंडीशन में उस बैंक को अपने लिस्ट से हटा करके उसे आउट कर दिया जाता है और सेंट्रल बैंक उस पर कोई भी एक्शन ले सकती है। तो बैंकर्स जो है, ये सेंट्रल बैंक क्या है? बैंकों का बैंक है ना, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, उसको ऑपरेट करना, ये सारा उसी काम होता है। जिस तरह हमारा जो अकाउंट होता है कमर्शियल बैंक में होता है, उस तरह जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सबका अकाउंट कहाँ होता है? सेंट्रल बैंक में होता है। वहीं वो अपना पैसा जमा करता है और वहीं से जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो वहां से वो लोन लेता है ना। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक अपना सीआरआर के रूप में पैसा वहां जमा करता है और बैंक रेट रेपो रेट जो के आधार पर वो क्या करता है? लोन वहां से लेता है। कौन लेता है लोन? कमर्शियल बैंक लेता है। किससे लेता है? सेंट्रल बैंक से लेता है। तो लोन लेना और पैसा वहां जमा करना, ये काम होता है कमर्शियल बैंक का, कहां? सेंट्रल बैंक में। और जब कभी भी क्राइसिस की कंडीशन होता है तो सेंट्रल बैंक उससे हेल्प करता है। आइए, यह लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मैंने कहा कि यह सेंट्रल बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। जब कभी भी कमर्शियल बैंक क्राइसिस में आ जाता है, मान लिया जितना भी डिमांड डिपॉजिटर्स है, वह डिमांड डिपॉजिटर्स पैसे की रिक्वायरमेंट एक साथ करने लग जाता है। किसी कारण से अब बैंकों से जब अविश्वास उठने लग जाता है, तो बैंकों से जब अविश्वास उठता है तो डिपॉजिटर्स वो अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता है। तो जब विड्रॉ लगातार करना शुरू कर देता है, ऐसी कंडीशन में बैंकों के पास पैसा कम रहता है, क्योंकि जितना उसका रिजर्व
आरबीआई में रहता है उससे ज्यादा उस पर लायबिलिटीज होती है ना। तो लायबिलिटीज होने के कारण से उसके पास इतने पैसे होते नहीं है, तो जितने पैसे अगर वो दे सकते हैं उतने दिया, जो नहीं होता है वह आरबीआई से लोन लेकर के जो भी डिमांड डिपॉजिटर्स है उसको वो पेमेंट कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि यह अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। किसी कारण से अगर कोई डिपॉजिटर्स या कोई लोन लेने वाले व्यक्ति है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास जाता है और जो लोन उसका सैंक्शन नहीं हुआ है, तो वैसी कंडीशन में आरबीआई उसको देने का प्रयास करती है ना। तो इस तरह से दोनों चीज, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो डिमांड डिपॉजिटर्स है उस डिमांड डिपॉजिटर्स को जब कभी भी अविश्वास हो, अविश्वास को पूरा करने के लिए, है ना, अविश्वास को दूर करने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करती है। सेंट्रल बैंक लोन दे देती है किसी कॉमर्शियल बैंक को, और कॉमर्शियल बैंक उस डिमांड डिपॉजिटर्स को पे कर देती है। इस तरह से अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। कस्टोडियम ऑफ फॉरेन रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा होता है इसको ये सुरक्षित करके रखता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, विदेशी मुद्रा को सुरक्षित करके रखता है, सब विदेशी विनिमय का संरक्षण करता है। क्योंकि जब कभी भी फॉरेन मनी, फॉरेन एक्सचेंज, है ना, या एक्सचेंज रेट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की एक्सचेंज रेट बढ़ते घटते रह जाता है, जब मनी की वैल्यू कभी बढ़ जाता है, मनी का वैल्यू घट जाता है, ऐसी कंडीशन में पार वैल्यू लाने के लिए, ऐसी स्थिति में अपनी देश की मनी को नियंत्रित करने के लिए सरकार को मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम जैसे सिस्टम को यूज करना पड़ता है। प्रबंध तालिका जैसे विधि को यूज करके वह फॉरेन मनी का इस्तेमाल करता है, और फॉरेन मनी को इस्तेमाल करके वो क्या करता है, वह देश की जो मौद्रिक व्यवस्था है उसको नियंत्रित करता है, या फॉरेन मनी, या फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है उसको ठीक करने का काम करता है। इस तरह ये विदेशी विनिमय, तो इतना ही नहीं, कई बार हमारे देश को विदेशी विनिमय की, विदेशी पैसे की बड़ी आवश्यकता रहती है इंपोर्ट करने के लिए भी। तो ऐसी स्थिति में भी जो आरबीआई के पास जो पैसे होते हैं उसके आधार पर ही हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, जितने भी फॉरेन मनी है उसको सुरक्षा करके रखता है, रक्षा करके रखता है, कस्टोडियन होता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, केंद्रीय बैंक का यह भी काम होता है कि बैंकों का जो अकाउंट है ना, तो बैंकों का अकाउंट है क्लियर, उसमें तो बैंकों के द्वारा जो दिया गया चेक होता है उसको भुनाने का काम करता है, उसको क्लियर करने का काम करता है, सेंट्रल बैंक ही काम करता है। वो कैसे करता है कि उदाहरण से स्पष्ट करता हूं। मान लेते हैं कि ए एक बैंक है, ए एक कॉमर्शियल बैंक है, जो बी कॉमर्शियल बैंक को 10,000 रुपए का चेक दिया। क्या किया, बी कॉमर्शियल बैंक को चेक दिया, किसका, इसका भी सेंट्रल बैंक में अकाउंट है, इसका भी सेंट्रल बैंक में अकाउंट है। ए ने एक चेक दिया सेंट्रल बैंक का चेक बी को, है ना, सेंट्रल बैंक में बी ने वो 10,000 रुपए का चेक जमा कर दिया। 10,000 रुपए का चेक क्या कर दिया, इसमें डिपॉजिट कर दिया। अब 10,000 रुपए का जो चेक सेंट्रल बैंक में जो जमा हुआ, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, ए का जो 20, इसका भी सीआरआर यहां जमा है और बी का भी सीआरआर यहां जमा है। मान लिया कि ए का सीआरआर 20,000 रुपए है और बी का मान लिया कि भी 20,000 रुपए है। ए ने बी को जो 10,000 रुपए चेक दिया था, इसके सीआरआर में से 10,000 माइनस कर देता है, अर्थात इसके सीआरआर बस अब 10,000 रुपया बचेगा। ए में कितना बचेगा, मात्र 10,000 रुपया बचेगा। और बी को जो चेक दिया था, तो बी का जो 10,000 का चेक है वह सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ये 10,000 इसमें क्या कर देगा, प्लस कर, इसमें से 10,000 निकाल करके इसमें 10,000 क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये 30,000 हो जाएगा। इस प्रकार से ये चेक को क्लियर कर दिया, सेंट्रल बैंक क्या कर देता है, चेक को क्लियर कर दिया दो बैंकों के बीच। तो दो बैंकों का अकाउंट उसमें होता है, और जो चेक उसका बैंक का होता है, कॉमर्शियल बैंक का, उसका क्लियरेंस का काम करता है। जिस प्रकार से हम लोग भी अपना जो भी एक कोई व्यक्ति हमें कोई चेक देता है, उस चेक को अपने बैंक पे डाल देते हैं, और हमारा बैंक क्या करता है, उस व्यक्ति के अकाउंट से पैसा ले लेता है, हमारे बैंक के अकाउंट में पैसा डाल देता है, तो इसको क्लियरिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से यह क्लियरिंग हाउस फंक्शन का भी काम करता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट,
अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाए, अर्थात मुद्रास्फीति हो जाए, अर्थात सप्लाई ऑफ मनी बहुत बढ़ जाता, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए चाहिए ना कुछ व्यवस्था। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, उधार को कम देने का प्रयास किया जाता है। इसी तरीके से अगर सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में है ही नहीं, इकोनॉमी में है नहीं, राइट ना, मुद्रा की कमी हो गई, मंदी की स्थिति आ गई, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल बैंक क्या करेगी, वो मनी को बढ़ाएगी, क्रेडिट को देगी, है ना। तो इस तरीके से अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का स्थिति आ जाए या डिफ्लेशन का स्थिति आ जाए, तेजी की स्थिति हो जाए या मंदी की स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति में सेंट्रल बैंक का काम होता है उसको क्या करना, कंट्रोल करना, है ना, उसको नियंत्रित करना। तो कैसे नियंत्रित करेगा, तो क्रेडिट को कंट्रोल करके, जो बैंकों के द्वारा जो उधार दिया जाता है, बैंकों के द्वारा जो साख प्रदान किया जाता है, बैंकों के द्वारा जो लोन के रूप में मनी दिया जाता है ना, उसको नियंत्रित करके क्या किया जा सकता है ना, इकोनॉमी में जो स्फीति और अविस्फीति की स्थिति है, अर्थात इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति है, इसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, सेंट्रल बैंक कैसे संचालित होते हैं, सेंट्रल बैंक का क्या क्या काम है ना। तो आज मैं अपने इस क्लास पे, आज अपने वीडियो में इतना ही रखता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अदर टॉपिक पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर यहीं पे विराम देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।